हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। बेटा डिजी क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 2026 की तैयारी अभी से होगी आपकी जारी, यानी कि शुरू। डिजी क्लासेस में जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे अभी तक हमसे जुड़े रहे, हम पे उन्होंने यकीन किया, उनकी बहुत शानदार रैंक आई। और मुझे पता है कि आप लोग भी यहां इसीलिए हैं कि आपका सिलेक्शन हो एएमयू में, जामिया में, बीएचयू में, आपकी बहुत शानदार रैंक आए। तो इसलिए हम लोग जो डिजी क्लासेस की हमारी जो पूरी टीम है वो दिन रात मेहनत करती है सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आपका जो सपना है एएमयू में आने का, जामिया में आने का, बीएचयू में आने का, वो पूरा हो और आपकी बहुत शानदार रैंक आए, जिसपे आप अपनी छाती चौड़ी करके अपने घर वालों से कह सकें कि देखिए ये है मेरा रिजल्ट और ये रही मेरी ड्रीम यूनिवर्सिटी और जा रहा हूं मैं वहां पे पढ़ाई करने। ठीक है, तो बेटा आज की जो क्लास है हमारी, आज का जो सेशन है, उसमें हम बात करेंगे जो आपका 11th एंट्रेंस के लिए जो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज हम उस चैप्टर की बात करेंगे। मेरा नाम है मोहम्मद अनस और मेरा ताल्लुक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है। मैं यहां पर पीएचडी कर रहा हूं बॉटनी डिपार्टमेंट से। तो ये छोटी सी बात मेरे बारे में थी और मैं आपको डिजी क्लासेस पर पढ़ाता हूं बायोलॉजी और केमिस्ट्री। ठीक है, 6th क्लास, 9th क्लास, 11th क्लास, तीनों के एंट्रेंस की हम तैयारी कराते हैं। तो 11th क्लास में मेरा बायोलॉजी से ताल्लुक रहता है, बायोलॉजी पढ़ाता हूं मैं आप लोगों को। बाकी 6th और 9th में बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। चलिए साहब, तो अब बाकी बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो क्लास है और ये जो आपके टीचर हैं आपके सामने, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो आप फैसला करिए कि किस तरह की पढ़ाई डिजी क्लासेस में होती है, आपको क्या चीज प्रोवाइड कराई जा रही है और कितने में कराई जा रही है। जो क्वालिटी है एजुकेशन की वो आपको क्या प्रोवाइड कराई जा रही है, ये आपको फैसला लेना है। क्लास करिए, देखिए और आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि आपको डिजी क्लासेस में आना है या नहीं आना है, या डिजी क्लासेस में रहना है या यहां से निकलना है। तो बेटा अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की बात करूं, तो आपका ब्रेन है, आपका नर्वस सिस्टम है। आई होप ये वर्ड्स तो आपने सुने होंगे, बेसिक सी बात, यानी कि आपकी बॉडी को कौन कंट्रोल करता है। आपकी बॉडी इन्वायरमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन में जो आती है तो किसके थ्रू आती है, कोई ना कोई तो सिस्टम होगा उसके पीछे। बेटा उस सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। यानी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमें क्या पढ़ना है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है एक इन्वायरमेंट में, जो भी चेंज हो रहा है उस चेंज को देखते हुए हमारी बॉडी जब रिस्पॉन्ड करेगी तो वो कैसे करती है, क्या रास्ता होता है, क्या चीज इन्वॉल्व होती है, हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, हमारी बॉडी का कौन सा सिस्टम, कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, हमें यह कहानी पढ़नी है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है, और यही सेम बात हमें प्लांट्स के लिए भी पढ़नी है, क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में भी होता है, तो प्लांट्स के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए साहब, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डिजी क्लासेस है, तो व्हाई डिजी क्लासेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट्स टू गेट एडमिशन इन एएमयू, जामिया एंड बीएचयू। क्यों इतना जरूरी है और क्यों मैं इतना एम्फसाइज कर रहा हूं कि डिजी क्लासेस इज द बेस्ट कोचिंग इन इंडिया राइट नाउ। क्यों है, जरा देखिए, कुछ खासियत, कुछ बात बताऊंगा मैं आपको। देखो, सबसे पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हर कोई पूछता है, कोई भी पेरेंट को आप अगर बताएंगे, किसी बच्चे को बताएंगे कि भाई ये कोचिंग अच्छी है, सबसे पहला सवाल होगा सर इसकी फीस कितनी है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि कोचिंग को जो है वो बना रखा है बिजनेस, और ये चीज डिजी क्लासेस ने देखी और हमारा एम यही था कि ये बिजनेस नहीं है, आपकी जो मेहनत की कमाई है तो हमें उतना ही लेना है कि जिसमें गुजारा हो जाएगा। ऐसा नहीं है हम फालतू आपसे कुछ पैसा ले रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कितनी मुश्किल से कमाई की जाती है। चलिए, तो क्लास 11th की जो आपकी तैयारी हम पूरे साल की कराएंगे, वो कराएंगे पता है कितने रुपए में, सिर्फ और सिर्फ 3111 रुपए में। सिर्फ 3111 रुपए में आपकी पूरी साल की, ये पूरे साल की फीस है, महीने की फीस नहीं है, पूरी साल की तैयारी होगी 11th क्लास एंट्रेंस की, 1 ईयर कोर्स। और डिजी क्लासेस आपको हमेशा एक स्टेप आगे एक अच्छी चीज और देता है, साथ में एक ऑफर हमेशा हमें जो हमारा है ऑफर, वो आपके लिए हमेशा रहता है। वो क्या है कि आप अगर 1 साल का कोर्स हमसे परचेज करते हैं, 3111 रुपए आप अगर परचेज करेंगे, तो बेटा आपको हमारा क्रैश कोर्स बिल्कुल फ्री मिलेगा, जिसकी कीमत 1111 होती है, जो कि नवंबर दिसंबर में हम शुरू करते हैं आमतौर से। तो वो वाला कोर्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, जो जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, अपना रिवीजन करेंगे, जो कि बिल्कुल फ्री होगा। यानी कि 3111 रुपए में आपको 1111 का क्रैश कोर्स भी बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है, फ्री मिल रहा है, जिससे कि आपकी तैयारी में कोई भी कमी ना बाकी रहे।
चाहे आप एएमयू में जाना चाहें, चाहे जामिया में, चाहे बीएचयू में, जहां दिल करे बिल्कुल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेबस यही है, सारी चीजें यही है, हमें पता है, बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी है, हम जानते हैं कि आपको क्या पढ़ाना है और आपको क्या पढ़ना है, ये आप खुद जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो 9th क्लास में अगर आपका कोई भाई बहन है, कोई तैयारी करना चाहता है, अगर क्लास 9th की या क्लास 6 की, तो उसके लिए भी जो हमारी क्लास 9th की पूरे साल की फीस है वो 2999, और उसके साथ 999 वाला क्रैश कोर्स जो है वो बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा। 6 क्लास में अगर कोई है आपका भाई बहन छोटा, वो तैयारी करना चाहता है, तो 2666 इसकी फीस है, और 666 रुपए वाला जो क्रैश कोर्स है वो इस फीस के अंदर ही आपको फ्री में मिलेगा, फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, और ये जो आपके क्रैश कोर्स है, ये जो 1 ईयर कोर्स है, कोई रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देंगे हम आपको इतने कम पैसे में, आपको लाइव क्लासेस कराई जाएंगी। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, टीचर आपके सामने होंगे, जो हमारा डिजी क्लासेस का एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड करिएगा, उसमें क्लासेस सारी की सारी लाइव होती हैं, आपको लाइव क्लासेस कराई जाएंगी, और लाइव क्लास में आपके जो भी डाउट्स हैं सारे सुने जाएंगे, क्लियर कराए जाएंगे। तो इतनी सारी चीजें आपको मिल रही हैं इतने से पैसे में। तो अब ये बता दो कि हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं यहां पे। भाई हमारा मकसद यह है कि कोई भी बच्चा इंडिया का, खासतौर से हमारे देश का, पीछे ना रहे पैसे के कारण। ऐसा ना हो कि उसके पास कुछ पैसे नहीं थे इसलिए वो कोचिंग नहीं कर पाया, अच्छी से अच्छी जगह पे नहीं एडमिशन ले पाया। ठीक है, और एक बात तो है, हमने आपकी तैयारी करा दी इतने कम पैसे में। अब अगर आपकी बहुत अच्छी रैंक आती है, आप अगर टॉप रैंकर होते हैं, तो बेटा डिजी क्लासेस, हम आपसे वादा करते हैं और हमारा हमेशा का है कि हम आपकी जो एडमिशन की फीस होगी वो भी अदा करेंगे। यानी आप अगर टॉप रैंकर होते हैं तो आपकी एडमिशन की फीस भी डिजी क्लासेस देगा। तो बेटा डिजी क्लासेस जो है वो एडमिशन के साथ भी है और एडमिशन के बाद भी है। तो इसलिए ये कोचिंग इतनी जरूरी है आपके लिए और बाकी जितने बच्चे हैं जो चाहते हैं एडमिशन लेना। अब ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे यार 3000 रुपए 2000 रुपए में पढ़ा रहे हैं तो पता नहीं क्या ही पढ़ा रहे होंगे। तो इसलिए तो ये लेक्चर आपके सामने आया है कि आप देखें कि किस तरह की क्वालिटी आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, क्या क्या प्रोवाइड कराया जा रहा है इतने पैसे में, ये फैसला आप करिए। डिजी क्लासेस में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताई जाएंगी। देखो यहाँ पे जो फैकल्टी है वो एएमयू की है, जामिया की है, यानी कि हम लोग एएमयू से ताल्लुक रखते हैं, जामिया से ताल्लुक रखते हैं, तो हमें पता है कि क्या एग्जैक्टली पूछा जाता है, क्या चीज बच्चे को पढ़ानी है और कैसे पढ़ानी है, हम बखूबी जानते हैं। डेली लाइव क्लासेस होंगी आपकी, एक शेड्यूल होगा आपका डेली का, उसमें उसी टाइम पर आपकी लाइव क्लासेस हुआ करेंगी। ठीक है, और 24/7 लेक्चर्स अवेलेबल। लाइव क्लास अगर आपसे कोई छूट गई तो आप जो है अपना लेक्चर देख सकते हैं बाद में, जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं। जब तक आपका एंट्रेंस नहीं होगा तब तक वो लेक्चर आपके लिए अवेलेबल रहेगा, तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। ठीक है, और आपको पीवाईक्यूज, डीपीपी, टेस्ट सीरीज सारी चीजें कराई जाएंगी, यानी कि कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी है हमने कि जिससे आपके एडमिशन में दुश्वारी हो। हमने इतने पैसे में आपको वो चीजें प्रोवाइड कराई हैं जो लोग 20,000 और 30,000 रुपए में भी प्रोवाइड नहीं करा पाते। तो अब फैसला आपको करना है। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। ये इंडिया की पहली कोचिंग है जो आपको पूरा 1 साल का कोर्स दे रही है और साथ में एक रिवीजन बैच भी दे रही है पूरा का पूरा, जिसमें आपको टीचर लाइव पढ़ाएगा। तो बेटा ये कोई मामूली बात नहीं है किसी के लिए करना। जो कोचिंग है वो, जो बिजनेस माइंडेड कोचिंग है, वो तो सोच भी नहीं सकती, उनके लिए तो ये नाइटमेयर है बेटा। और आपके लिए जो खास है हमारे पास, वो क्या है, वो है हमारा डिजी पिटारा। डिजी पिटारा क्या है भाई? हमारे नोट्स जो हमने खुद स्पेशलाइज तैयार किए हैं। कोई ऐसा नहीं है इधर से कॉपी कर लिया, इधर से पेस्ट कर लिया, इधर से मार लिया, कॉन्सेप्ट हमका उठा लिया और किसी और किताब का उठा लिया और दे दिया आपको। नहीं, अपने खुद के प्रिसाइज नोट्स बनाए हैं, और वो नोट्स में वही चीजें हैं जो आपको पढ़ाई जाती हैं और जो आपके एंट्रेंस में आती हैं। फालतू कुछ नहीं है। कुछ आपको हमने बहुत मोटे मोटे और बहुत ज्यादा पीडीएफ आपको देकर आपका दिमाग खराब नहीं करेंगे। हम वही प्रोवाइड कराएंगे जो आता है एंट्रेंस एग्जाम में। फालतू कुछ नहीं, ना पढ़ाया जाएगा आपको फालतू, ना आपको कुछ दिया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस भी हम आपको बहुत हजारों लाखों क्वेश्चन नहीं कराएंगे। क्वेश्चंस भी उतने ही कराएंगे कि जितनी आपकी कैपेसिटी आप कर सकते हैं। क्वेश्चंस उतने ही आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे कि जो जरूरी है कि आप करें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जो कि आप एंट्रेंस एग्जाम में कर सकें अच्छे से। तो हम जानते हैं कि आपको कितना प्रोवाइड करना है, कितना देना है, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो गया। क्योंकि कोई चीज अगर जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो बेटा वो भी हार्मफुल हो जाती है। तो इस बात का भी हमने ख्याल रखा है। ठीक है, तो इसका ख्याल रखिए, आप लोग भी फैसला करिए कि कौन सी कोचिंग है जो आपके लिए जरूरी है और आपका सिलेक्शन करा सकती है। अच्छा, हम बात कर रहे थे किसकी? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की। अब चलिए शुरू करते हैं अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। ठीक है, चलिए
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंजेस इन द एनवायरमेंट अराउंड देम। जो कि मैंने आपको अभी बात बताई थी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी जिंदा है, वो अपने आसपास के वातावरण से, एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होता है। यानी कि अगर आपके आसपास गर्मी है तो आपको गर्मी लगेगी, सर्दी है तो आपको सर्दी लगेगी, किसी ने सुई चुभाई तो आपको लगेगा, पेन होगा, चुभेगी, वो आप अपना हाथ हटा लेंगे। तो ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं आखिर, कभी सोचा आप लोगों ने? है जी। द चेंजेस इन द एनवायरमेंट टू विच द ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुलाई। अब ये जो चेंजेस हैं एनवायरनमेंट में, जैसे कि ये चेंजेस क्या है, ये लाइट हो सकती है, हीट है, कोल्ड है, साउंड है, स्मेल है, टच है, एक्सेट्रा, कुछ भी है, तो इसको हम कहते क्या है? कोई टर्म है इसके लिए? यस, बिल्कुल है। वो टर्म क्या है? दैट इज स्टिमुलाई। क्या कहते हैं हम उसे? हम उसे कहते हैं स्टिमुलाई। ठीक है, यानी कि जैसे कि मैं हूं, मैं अभी इस मेरे सामने कैमरा है, ठीक है, तो मैं कैमरे में देख रहा हूं तो आपको लग रहा होगा मैं आपकी आंखों में देख रहा हूं, क्योंकि स्क्रीन का हमारा यही रहता है मामला। खैर, तो अगर मेरी आंखों पर रोशनी अगर और थोड़ी ज्यादा आ जाएगी एकदम से, तो मैं अपनी आंखें बंद करने लगूंगा, है ना? तो ये मैंने क्यों किया? तो जो लाइट जो आई, वो लाइट क्या है मेरे लिए? वो स्टिमुलाई है, स्टिमुलस है वो, यानी कि वो एक एनवायरमेंट में चेंज आया सडन, जिसको मैंने रिएक्ट किया, जिसको सेंस किया मैंने, और मैंने रिएक्ट किया उसके खिलाफ, है ना? अगर मुझे कोई स्मेल आई, कोई बैड स्मेल है, तो मैंने सूंघी और मेरी एक्सप्रेशन मेरा चेंज हो गया, है ना? मैंने अपनी नाक बंद कर ली। अब ये क्या था? ये मेरा रिएक्शन ही तो था, क्योंकि मेरे आसपास एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हुआ, जो नॉर्मल था वैसा नहीं रहा अब। तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हमें यही सब तो पढ़ना है बेटा। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, यानी कि प्लांट और एनिमल दोनों स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं, सेंस करते हैं और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, लेकिन अलग अलग तरीके से, वो बात अलग है। प्लांट की अलग चीजें हैं, सेंस करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए अलग तरह से है, और एनिमल्स का अलग है मामला। अब क्या है वो ही देखना है हमें। अच्छा, इतनी बेसिक बात तो आपको समझ में आ गई, लेकिन आप जरा ये देखिए कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स की अगर हम बात करें, तो बेटा एनिमल में दो मेन सिस्टम होते हैं, दो मेन सिस्टम है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए। आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में रहे, आप कोऑर्डिनेशन में अपना काम करें। जैसे कि मैं हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं देखो मैं चल रहा हूं, फिर रहा हूं, मैं गिर तो नहीं रहा। अगर मान लो मैंने शराब पी होती तो मैं गिर जाता, लुढ़क जाता, ऐसे झूम रहा होता, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। यानी मेरी बॉडी, जो मैं बोल रहा हूं, जो मेरा जेस्चर्स है, जो मेरा बिहेवियर है अभी आपके साथ, है ना, जिस तरह से मैं बात कर रहा हूं, वो सब मेरे कंट्रोल में है, कोऑर्डिनेटेड वे में काम हो रहा है सारा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कोई सिस्टम तो होगा। तो बेटा दो मेन सिस्टम होते हैं, कौन से? एक है आपका नर्वस सिस्टम एंड अनदर इज एंडोक्राइन सिस्टम, और इन दोनों सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है डिटेल में। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, हमें इन दोनों सिस्टम्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है, और आपको हम उतना पढ़ाएंगे जितना आपका एंट्रेंस में आता है। इसके बाहर मैं जो भी पढ़ाता हूं, ये मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने जो भी पढ़ाया है कभी भी उसके बाहर सवाल आज तक नहीं आया, 100% ट्रैक रिकॉर्ड है। आप पिछला सेशन उठा के देखिए, उससे पहले उठा के देखिए, जो भी पढ़ाया है वही आया है, पूरे 100%, 99%, 100% सवाल बायोलॉजी के जो आते हैं वो वही आते हैं एंट्रेंस में, जो मैंने पढ़ाए हुए हैं या मैंने सॉल्व कराए हैं आपको। इसका सबूत मैंने YouTube पे डाला हुआ है, आप YouTube पे जाइए डिजी क्लासेस पे और देखिए। चलिए आगे की बात करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहला सिस्टम कौन सा है हमारा? नर्वस सिस्टम। मैंने बताया दो सिस्टम है जो हमें पढ़ने हैं, तो नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। तो सबसे पहले कहानी शुरू करेंगे हम नर्वस सिस्टम की। ठीक है बेटे, चलो जी। नर्वस सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज। आपके जो नर्वस टिश्यू है, यानी कि आपने सुना होगा नाम न्यूरॉन का। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज द बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, न्यूरॉन स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, अभी क्या होते हैं, किस तरह के, वो भी हम आज देखेंगे, डोंट वरी। बट इतना समझ लो कि न्यूरॉन्स जो है वो एक बेसिक यूनिट है आपके पूरे नर्वस सिस्टम की। पूरा नर्वस सिस्टम बना हुआ है बहुत सारे न्यूरॉन्स से मिलकर। न्यूरॉन्स क्या है? वो है सेल्स। ठीक है, स्पेशल टाइप के सेल्स। और आपके मस्कुलर टिश्यूज, जो आपकी मसल है, ऑफ कोर्स मस्कुलर टिश्यूज। तो इन दोनों से मिलकर ये पूरा सिस्टम बनता है आपका नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। नर्व सेल्स मतलब न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स कह लो, न्यूरॉन कह लो, एक ही बात है। तो एक नेटवर्क है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नेटवर्क है, यानी कि न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। तो वो जुड़कर क्या बना रहे हैं? वो बना रहे हैं नर्वस सिस्टम।
एक नर्वस टिश्यू बना रहे हैं पूरा, क्योंकि टिश्यू क्या है, टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स। अगर न्यूरॉन्स एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे तो वो कौन सा टिश्यू बनाएंगे? अरे क्या मस्कुलर टिश्यू बना देंगे ना, वो तो मसल सेल इकट्ठा होंगे तो मस्कुलर टिश्यू बनाएंगे। अरे भाई न्यूरॉन इकट्ठा हो रहे हैं तो नर्वस टिश्यू बनाएंगे ना, तो वही वाली बात है हमारी यहां पर। और न्यूरॉन्स and is specialized for conducting information via electrical impulses from one part of the body to another। और जब न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़ा होता है तो वो जो मैसेज भेजता है, जैसे कि मैंने अपने यहां पे अगर चूटी काटी तो मेरे दर्द हुआ तो ये मुझे अपना हाथ हटाना है, तो ये जो मैसेज पहुंचेगा ये पहुंचेगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू। एक इलेक्ट्रिकल एक बिजली का सा झटका पहुंचेगा, समझ रहे हैं आप? एक इलेक्ट्रिकल शॉक, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू मैसेज जो है वो पहुंचेगा और एक जगह से दूसरी जगह तक, ताकि इंसान जो है वो रिस्पॉन्ड कर सके, या जो ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्ड कर सके उस चीज के खिलाफ, या तो उसकी तरफ जाएगा या उससे दूर जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे होता है, ये पूरा रास्ता क्या है वो हम पढ़ेंगे, ये हमें पढ़ना है। ठीक है भाई, अब जरा बेसिक बातें करते हैं। रिसेप्टर्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस पूरी कहानी को पढ़ने के लिए हमें पता होनी चाहिए। तो इस पूरी कहानी को पढ़ने के लिए हमें जो पता होना चाहिए वो क्या क्या है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या होते हैं, कहां कहां होते हैं, क्या काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, है ना। रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड टिप्स, टिप जैसा ये पेन है इसकी टिप है ना, स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स। ये मान लो, ये समझ लो ये पेन है, ये एक नर्व सेल है, तो इसकी जो टिप है ये वाला हिस्सा है रिसेप्टर। ये एक स्पेशल नर्व सेल है जिसकी टिप क्या है, ये रिसेप्टर का काम कर रही है। अब रिसेप्टर क्या होता है? दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है। जैसे मान लो मैंने फूंक मारी, तो मैंने फूंक मारी तो इस फूंक को महसूस ये टिप करेगी, यानी कि ये वाला जो पार्ट है यहां पर वो चीज क्या होगी, वो इंफॉर्मेशन रिसीव होगी कि कोई फूंक मार रहा है, यानी कि हवा आ रही है एकदम से, विंड ब्लो हो रही है। ठीक है, डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट, यानी कि स्टिमुलाई को डिटेक्ट करेगा कौन? रिसेप्टर। स्टिमुलाई बताया था ना, कोई भी चेंज हो रहा है एनवायरमेंट में तो वो चेंज हमारी बॉडी डिटेक्ट भी तो करेगी। कोई चेंज होगा तो पता भी तो चलेगा, तो बॉडी में कहां पता चलेगा? ये जो भाई साहब हमारे रिसेप्टर्स हैं यहां पे बात आएगी। ठीक है, दीज रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन अवर सेंस ऑर्गन्स, और ये रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होते हैं? ये होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स के अंदर। और सेंस ऑर्गन्स को सेंस ऑर्गन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास ये रिसेप्टर होते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। ठीक है, जरा मैं पानी पी लूं, जरा पढ़ो इसे एक बार, फिर आगे की कहानी करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, पानी पी लिया। अब शुरू करते हैं आगे कहानी कि रिसेप्टर्स आखिर क्या होते हैं। मैंने आपको बता दिया रिसेप्टर क्या है, स्पेशल टाइप की टिप्स होती हैं न्यूरॉन्स पर, वही रिसेप्टर का काम करती हैं, वो इंफॉर्मेशन को सेंस करती हैं, डिटेक्ट करती हैं, सेंस ऑर्गन के अंदर होती हैं, इसीलिए सेंस ऑर्गन को सेंस ऑर्गन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो सेंस करते हैं, डिटेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन या एनवायरमेंट में कोई भी चेंज होता है, यानी कि स्टिमुलस को। तो आपके कितने सेंस ऑर्गन है बेटा? आंख, नाक, कान, स्किन, टंग, है ना, ये सब सेंस ऑर्गन है ना। तो इसमें कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं, क्या नाम होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए और एंट्रेंस में पूछा जाता है। तो जरा गौर से सुनिए अब इस बात को। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके एयर की, है ना, कानों की। तो कान में कौन से रिसेप्टर होते हैं? फोनो रिसेप्टर्स। जिस पे मैं स्टार बनाऊं समझ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आपको याद रखनी है। फोनो रिसेप्टर, इसे याद कैसे करोगे? फोन आता है, फोन, हेलो, कौन बोल रहा है, हेलो, है ना, फोन आता है ना, तो फोनो, फोन, कान से सुनते हैं ना आप फोन। ठीक है, फोनो रिसेप्टर। चलिए नेक्स्ट इज, या यूं कहो कि इसके बारे में ही क्या अगली बात है, हियरिंग। किस चीज के लिए? सुनने के लिए इस्तेमाल होता है, कोई बात है सुनने के लिए, साउंड को डिटेक्ट करता है। ठीक है, और बॉडी का बैलेंस भी बना के चलता है। आपका जो एयर है उसके अंदर पता है क्या है? उसके अंदर कॉकलिया है। क्या है? एक स्ट्रक्चर है कॉकलिया, उसके अंदर क्या होता है? कॉकलियर फ्लूइड होता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। एयर का स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे। अभी हम बेसिक बात कर रहे हैं कि आपकी बॉडी का बैलेंस भी जो है वो भी एयर बना के चलता है। इसको सिद्ध करने के लिए आप अगर अभी ये लेक्चर देख रहे हैं तो थोड़ी देर अपना सर ऐसे ऐसे हिलाइए,
झटका ना जाए गर्दन में। जब आप हिलाएंगे ना, फिर आप देखेंगे तो आपको हल्का सा चक्कर सा आता हुआ नजर आएगा, है ना, थोड़ा सा आपकी बैलेंस जो है हल्का सा बिगड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके कानों में कुछ ऐसा फ्लूइड है जिसको हम कहते हैं कॉक्लियर फ्लूइड। ऐसा फ्लूइड है कि जो फ्लूइड जब डिस्टर्ब होता है तो आपकी बॉडी का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है। तो बॉडी का बैलेंस बनाने में भी हेल्प करता है कौन? एयर। और ये बात भी पूछी जाती है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलो जी अगली बात जरा देखो। अब जो आपकी प्यारी प्यारी आंखें हैं, तो ये जो आंखें हैं आपकी, इसमें किस तरह का रिसेप्टर है, क्या चीज सेंस करती हैं, जरा देखते हैं क्या काम है आपकी आंखों का। तो देखो आपकी जो आईज हैं वो फोटो रिसेप्टर्स, फोटो, खींच मेरी फोटो वाला मामला, यानी कि लाइट को क्या करती हैं? डिटेक्ट करती हैं, ठीक है। हेल्प इन सीइंग, इन ऑर्डर टू सी एनी ऑब्जेक्ट, है ना, देखने में मदद करती हैं हमारी आंखें, ठीक है भाई। कौन सा रिसेप्टर है? फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी आसान सी बात है, ये नहीं आता खैर ज्यादा। चलो, आपकी जो स्किन है वो भी आपका एक सेंस ऑर्गन है, जो आपकी स्किन है, और सबसे बड़ा लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन कौन सा है? योर स्किन। सवाल एक बार आया था कि बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? कौन है? स्किन, क्योंकि स्किन ऊपर से नीचे तक हमारे पूरे ढके हुए हैं, हमें कवर करे हुए हैं। क्या होता है इसमें? थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मामीटर, बुखार आ रहा है, थर्मो का मतलब टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर अगर हमारा घटेगा बढ़ेगा तो हमारी स्किन जो है उसको डिटेक्ट कर लेगी। सर्दी होगी पता चल जाएगा, गर्मी होगी पता चल जाएगा, ठीक है, उसको रिएक्ट करेगी। गर्मी होगी तो पसीना आएगा। ये क्या है? ये बॉडी का रिस्पॉन्ड है ना, गर्मी को कम करने के लिए, क्योंकि जब पसीना आता है तो इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा तो इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग इफेक्ट। छठी सातवीं क्लास की बात है, ये तो पढ़ी होगी आपने, नहीं पढ़ी तो मैंने बता दिया। तो टेम्परेचर में अप एंड डाउन थर्मो रिसेप्टर देखेंगे, यानी कि हीट और कोल्ड वाला मामला, प्लस टच। आप जब टच करेंगे तो भाई टच सेंसिटिव रिसेप्टर्स भी तो होते हैं जो आपके टच को देखते हैं, ठीक है। इसको हम पता है क्या कहते हैं? कौन सा रिसेप्टर कहते हैं? इसको हम कहते हैं थिग्मो रिसेप्टर्स। क्या कहते हैं? थिग्मो रिसेप्टर्स। अगर टच वाली बात हम करते हैं तो थिग्मो रिसेप्टर्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल टू सेंस एनी सॉर्ट ऑफ टच, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट इज नोज, जो आपकी नाक है। तो भाई नाक में कौन से रिसेप्टर होते हैं? ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। और ये पूछा जाता है क्योंकि नाम बड़ा अजीब सा है, नाक का और जबान का पूछा जाता है। ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये स्मेल का डिटेक्शन करते हैं, जो आप सूंघते हैं, ठीक है, बताते हैं कि भाई स्मेल किस चीज की है, क्या है। तो स्मेल डिटेक्ट करते हैं कौन? ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। कहां प्रेजेंट होते हैं? आपकी नाक के अंदर, ठीक है। और जो टंग है, आपकी जो जबान है, उस पर कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं? वो होते हैं बेटा गस्टेटरी रिसेप्टर्स। ये भी पूछा जाता है, कौन से? गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ठीक है। गस्टेटरी इज रिलेटेड टू योर एलिमेंट्री कैनाल, योर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं? टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। अलग अलग टेस्ट बर्ड्स होती हैं, है ना, सॉल्टी, बिटर और स्वीट और सोर, 4 तरह के टेस्ट हम डिटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अलग अलग जो हिस्सा है, आपने देखा होगा जबान जो है हमारी इस तरह से बना होता है, यहाँ पे स्वीट आ गया, सॉल्टी आ गया, है ना, और बिटर आ गया, सोर आ गया। यहाँ पर आपने बचपन में देखा होगा डायग्राम बना रहता है जबान का, और फिर आगे होते हैं टिप्स। चलिए खैर, तो टंग में कौन सा है? गस्टेटरी रिसेप्टर, ठीक है। तो ये क्या है सब? यहाँ पे जो ये है ये गस्टेटरी रिसेप्टर ही तो है, ठीक है, जो जबान के ऊपर प्रेजेंट है। यानी कि हमने ये पढ़ा कि जो आपके सेंस ऑर्गन है उसमें रिसेप्टर्स होते हैं, स्पेशल टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, उनकी जो टिप होती है वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में चेंज को सेंस करती है, ठीक है। तो वही तो हमने पढ़ा कि कौन कौन से सेंस ऑर्गन है और कौन कौन से रिसेप्टर है उनके अंदर प्रेजेंट। बात आई समझ में या नहीं आई? चलो जी, आ गई तो अच्छी बात है। अब जरा देखो कि हमें और क्या क्या पढ़ना है, और कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें समझ में आनी चाहिए इन ऑर्डर टू लर्न दिस पर्टिकुलर नर्वस सिस्टम, है ना, और इट्स फंक्शन ऑल्सो। तो देखिए जरा क्या लिखा है। फॉर सर्वाइवल एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी मस्ट रिस्पॉन्ड करेक्टली टू वेरियस स्टिमुलाई इट रिसीव्स। अगर आपको जिंदा रहना है, सर्वाइव करना है, तो आसपास जो भी चेंज हो रहा है आपको उसको करेक्टली सेंस करना है। ये नहीं कि सर्दी अगर हो रही है आसपास और आपकी बॉडी से पसीना आने लगे, नहीं, गड़बड़ हो जाएगी फिर तो भाई। सर्दी अगर हो रही है तो आपकी बॉडी शिवर करनी चाहिए, शिवरिंग होगी,
है ना, कपकपाहट जिसे कहते हैं, क्योंकि शिवरिंग लीड्स टू फ्रिक्शन। उससे क्या होगा कि आपकी जो गर्मी है वो होगी, आपके अंदर पैदा होगी गर्मी, यानी जिससे कि आपका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो सही से काम करे, उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, कितना रहेगा, अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बरसात हो, कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि हमारा किस तरह का ब्लड है, वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, है ना, यूरिथर्मल्स। चलिए इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में, बात की बात है ये। चलिए तो स्टिमुलाई को रिसीव करना, उसके खिलाफ जो हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, तभी जिंदा रह पाएंगे, वरना जिंदा नहीं रह पाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो ये जो टर्म्स मैं आपको बताने जा रहा हूं इसके बारे में आपको याद रखना है, ये आपको दिमाग में बैठाने हैं। अगर आपको ये टर्म्स दिमाग में आपके नहीं बैठेंगे तो आपका खेल हो जाएगा खत्म, ये जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का पूरा निकल जाएगा। क्योंकि ये टर्म्स अगर दिमाग में रहेंगे, बहुत आसान से हैं, टर्म्स दिमाग में रहेंगे तो आपको मजा आता रहेगा, पूरा चैप्टर पढ़ने में बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। क्या है टर्म्स भाई? सबसे पहले स्टिमुलस। क्या होता है स्टिमुलस? स्टिमुलाई प्लरल, स्टिमुलस सिंगुलर। स्टिमुलस an agent or sudden change in the external or internal environment which causes a change in an organism or any of its body part। कोई भी सडन चेंज आपके आसपास हो रहा है, या तो आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है या आपकी बॉडी के बाहर हो रहा है, तो कोई भी चेंज हो रहा है तो वो आपकी बॉडी उसको जब सेंस करेगी तो वो जो चेंज है वो किसकी वजह से होता है, वो स्टिमुलस की वजह से होता है। चाहे वो लाइट से हो, चाहे हीट हो, चाहे कोल्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस, जिसके खिलाफ बॉडी रिस्पॉन्स करेगी। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, अब रिस्पॉन्स होता क्या है? रिस्पॉन्स क्या है कि ये स्टिमुलस जब आपकी बॉडी सेंस करेगी तो बॉडी उसके खिलाफ कुछ ना कुछ तो रिएक्शन करेगी, कुछ तो रिएक्ट करेगी उसको लेकर, तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। जो चेंज हो रहा है, जो चेंज आ रहा है आपकी बॉडी के अंदर, दैट इज रिस्पॉन्स। ठीक है। अच्छा, रिसेप्टर्स क्या है? हमने पढ़ लिए रिसेप्टर्स क्या है। नर्व सेल्स विच इनिशिएट वेव्स ऑफ इंपल्स, यानी कि जो स्पेशल टाइप के नर्व सेल्स हैं, यानी कि जो रिसेप्टर्स हैं, अरे भाई वही तो इलेक्ट्रिकल वेव्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो कंडक्ट कराएंगे, यानी जो इंफॉर्मेशन जाएगी वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू होती हुई जाएगी। यूं कहिए कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स की शक्ल में जाएगी, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, एक दूसरे में होते हुए पहुंचेगी वो इंफॉर्मेशन। कहां तक? हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक या फिर हमारे ब्रेन तक, और वहां से फिर ऑर्डर आएगा उसके खिलाफ, यानी कि वहां से भी इंफॉर्मेशन जो आएगी वो भी इसी तरह से आएगी। ठीक है, चलिए तो वो कौन करता है भाई? इनिशिएट वेव्स ऑफ इंपल्स टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑन रिसीविंग अ स्टिमुलस। कौन है वो है रिसेप्टर, यानी कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करेगा और मैसेज को भेजेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, यानी कि आपके ब्रेन तक और स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है। अच्छा, अब इफेक्टर क्या है? इफेक्टर ये है, ये कोई मसल हो सकती है आपकी, कोई भी मसल, जैसे मान लो ये है बाइसेप्स है, कोई भी मसल हो सकती है, कोई भी ग्लैंड हो सकती है आपकी बॉडी की। ग्लैंड का मैं बताऊंगा आपको, जैसे कि आपको अगर मैं कहूं कि भाई बिरयानी बनी है हैदराबादी बहुत शानदार, तो मुमकिन है कि आपके मुंह में पानी आ गया हो, है ना। यानी कि हुआ क्या, आपने सुना इस बात को, या फिर आप मान लीजिए कहीं वाकई में बन रही है और आपको उसकी खुशबू आ गई, तो आपने उसको सूंघा, स्मेल किया, यानी कि जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, और आपने सुना किसी से, है ना, सुन के तो नहीं, सूंघ के बहुत ज्यादा ये चीज रिस्पॉन्स इसका अच्छा आता है। जब आपने बिरयानी की खुशबू सूंघी और आपकी फेवरेट है बिरयानी, जैसे मेरी है, ठीक है, तो आपको क्या हुआ कि आपके मुंह में एकदम से आ गया क्या? पानी। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? अरे भाई, जब आपको स्मेल आई बिरयानी की तो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स ने इंफॉर्मेशन भेजी कहां? आपके ब्रेन को। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि भाई बिरयानी की खुशबू आ रही है, यानी कि बिरयानी मिलेगी। वो बात अलग है पड़ोसी के घर में बन रही थी, उसने हमें नहीं दी, वो बात अलग है, तो बिरयानी मिलेगी। अब जब बिरयानी मिलेगी तो जब हम खाएंगे तो उसे डाइजेस्ट भी तो करना होगा, तो जब हम खाएंगे तो उसके डाइजेशन के लिए हमारे मुंह के अंदर क्या निकलता है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा के अंदर होता है सलाइवरी अमाइलेज, एक एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना शुरू करेगा, यानी हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली सलाइवा प्रोड्यूस करना शुरू करेगा, यानी हमारे मुंह में पानी आ जाएगा। तो ये कैसे हुआ? ये इसी नर्वस सिस्टम ने ही तो किया ये काम, समझ गए? तो ये क्या है? दिस इज इफेक्ट। जो इफेक्ट हुआ, यानी कोई ग्लैंड इफेक्ट हो गई, ब्रेन ने मैसेज भेज दिया कि भाई साहब ग्लैंड तुम सीक्रेशन करना शुरू करो, अपना सलाइवा निकालना शुरू करो। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे इफेक्टर, which contract or secret substances on receiving an impulse from the brain or spinal cord। बात समझ में आ गई? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से कोई सिग्नल आएगा तो उस सिग्नल को किसने सुना या किसने मानी? उसके बाद इफेक्टर ने। मसल या फिर कोई ग्लैंड हो सकती है, और फिर उसके खिलाफ उसने क्या किया? अपना फंक्शन करना शुरू किया। अगर बिरयानी खुशबू आई तो आपको मुंह में पानी आया। ठीक है,
चलिए, तो इसे हम क्या कहेंगे, जो ग्लैंड है आपकी वो क्या है, इफेक्टर। तो इफेक्टर कोई मसल हो सकती है, कोई ग्लैंड हो सकती है जो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होगी या फिर सीक्रेट करेगी सब्सटेंस ऑन रिसीविंग इंपल्स फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटे, चलिए ये बेसिक से टर्म हो गए, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स, रिसेप्टर, इफेक्टर। अब हम बात करेंगे कि भाई नर्वस सिस्टम क्या भला है, ये व्हाट इज नर्वस सिस्टम, या फंक्शन जो है नर्वस सिस्टम के वो क्या है। नर्वस सिस्टम तो हमने बेसिक देख लिया, कभी एक ऐसा सिस्टम है जो हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करता है। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों सिस्टम मिलकर हेल्प करते हैं। ठीक है भाई, अब फंक्शन क्या है नर्वस सिस्टम का, इसकी बात करते हैं। नर्वस सिस्टम कीप्स अस इन्फॉर्म्ड अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू सेंसरी ऑर्गन्स। भाई हमारे सेंसरी ऑर्गन है, नाक है, कान है, जबान है ना, स्किन है, तो हमारी बॉडी के बाहर क्या हो रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। सॉरी, 1 मिनट। हाँ जी बच्चों, तो मैं क्या कह रहा था कि हमारी बॉडी के बाहर क्या हो रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है थ्रू अवर सेंसरी ऑर्गन्स। तो ये फंक्शन है नर्वस सिस्टम का। ठीक है, तो ये हमें इन्फॉर्म रखता है कि हमारे आसपास क्या चल रही है कहानी। दूसरी बात, कंट्रोल्स एंड हार्मोनाइजेस ऑल वॉलंटरी मस्कुलर एक्टिविटीज। व्हाट आर वॉलंटरी एक्टिविटी? वॉलंटरी एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो हमारे बस में है, यानी कि वो चीजें, जैसे कि मैं चल रहा हूं, मैं अब मुड़ गया, मैं फिर चलने लगा, है ना, यानी ये चीज मेरे बस में है, मैंने अपना हाथ उठा लिया, नीचे कर लिया, तो ये जो एक्टिविटी है ये हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करने में हेल्प करता है हमें। ठीक है, हार्मोनाइज करने में हेल्प करता है, यानी कि मैं जो बोल रहा हूं तो मेरा जेस्चर क्या है, मैं जो बोल रहा हूं मेरी बॉडी लैंग्वेज उससे मैच कर रही है या नहीं कर रही, ये हमारा नर्वस सिस्टम हमें बताता है कि किस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करना है। ठीक है, ये इसका ही फंक्शन है। और क्या है, इनेबल्स अस टू रिमेंबर, थिंक एंड रीजन। हमें चीजें याद रहें, हम सोच पाए किसी के बारे में, हम किसी से सवाल कर पाए, लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट जो है वो हमारा नर्वस सिस्टम का फंक्शन है। यानी कि आपके ब्रेन की कहानी हो रही है, यहाँ पे ब्रेन की बात हो रही है, सोच समझ के फैसला लेने वाली कहानी। रेगुलेट्स इनवॉलंटरी एक्टिविटीज सच एज ब्रीदिंग, बीटिंग ऑफ हार्ट एक्सेट्रा। जो आपका नर्वस सिस्टम है उसका फंक्शन ये भी है कि जो आपकी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज हैं बॉडी की, जैसे कि आपका दिल कंटिन्यू धड़क रहा है, जब से आप पैदा हुए हैं जब तक आप रहेंगे दुनिया में आपका दिल बीट करता रहेगा, धड़कता रहेगा। तो कौन इसे धड़का रहा है, कौन इसे मैसेज दे रहा है कि भाई अब धड़को, अब करो, अब बीट करो, अब बीट करो, अब रुक जाओ, कौन कहता है? नर्वस सिस्टम भाई साहब। ठीक है, यानी आपको अगर सांस ले रहे हैं आप कंटिन्यू, ठीक है, तो ये कौन मैसेज भेज रहा है आपके लंग्स को कि भाई कंटिन्यू एक्सपेंड और रिलैक्स होते रहना है, सांस लेते रहनी है? कौन है वो है आपका नर्वस सिस्टम। सो दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि अगर ये नहीं होगा, इसमें कोई भी गड़बड़ी हो जाएगी तो हम अपना जो भी काम है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी का खत्म हो जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब नर्वस सिस्टम जो काम करता है, यानी कि जो यूनिट्स है नर्वस सिस्टम की, वो क्या है? दैट यूनिट इज कॉल्ड न्यूरॉन। मैंने बताया था न्यूरॉन स्पेशल टाइप के नर्व सेल्स होते हैं। तो यूं कहोगे नर्व सेल्स जो होते हैं वो स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन। अ न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। पूरा जो नर्वस सिस्टम है किससे मिलकर बना हुआ है? बहुत सारे अलग अलग तरह के न्यूरॉन्स से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर सबका सेम होता है, ऑलमोस्ट कंप्लीटली 100% नहीं। तो एक जनरल स्ट्रक्चर क्या है वो आपके सामने है। न्यूरॉन क्या है भी? 3 मेन पार्ट होते हैं न्यूरॉन के। सेल की बॉडी, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर सेल बॉडी, ठीक है। डेंड्राइट्स, ये जो आपको ये जो स्ट्रक्चर निकला हुआ नजर आ रहा है, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स, ठीक है। और एक्सॉन, ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है ना, ये वाला एक टेल लाइक स्ट्रक्चर, तो दिस इज कॉल्ड एक्सॉन। तो ये 3 मेन पार्ट होते हैं किसी भी न्यूरॉन के, ठीक है। अब तीनों पार्ट के क्या फंक्शन है, क्या कहानी है, थोड़ा थोड़ा देखो। सेल बॉडी, इट हैज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड है, और ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपकी सेल बॉडी का मामला है।
डेंड्राइट्स क्या है? डेंड्राइट साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है उसी की ब्रांचेस हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस निकली हुई हैं, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स का काम क्या होता है? इट रिसीव्स सिग्नल फ्रॉम प्रीवियस न्यूरॉन। इसका काम क्या है? रिसीव करना सिग्नल को। ठीक है, चलिए अभी मैं और बताऊंगा आपको डिटेल में। डेंड्राइट्स बेसिकली यहाँ पे जो ब्रांच है, जो ब्रांचेस निकली हुई हैं, दीज आर डेंड्राइट्स। किसकी ब्रांचेस? जो साइटोप्लाज्मिक ब्रांचेस, प्रोजेक्शंस हैं। एक्सॉन क्या है? ये लॉन्ग है, सेल बॉडी जो है वो फैली हुई है, बहुत लंबी सी सेल बॉडी का पार्ट है। ठीक है, एक टेल लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एक्सॉन। ठीक है, और एक्सॉन के एंड में ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं हम इसे? सोलन बल्ब लाइक स्ट्रक्चर यहां पे प्रेजेंट होता है, इसे हम कहते हैं नर्व एंडिंग। क्या कहते हैं? नर्व एंडिंग। ठीक है, जो स्टोर करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स को। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, नर्व एंडिंग क्या है, अभी अगली स्लाइड में आपको और डिटेल में पता चलेगा। ये मैंने आपको बिल्कुल एक बेसिक बात बताई कि भाई डेंड्राइट, आपका जो साइटोन यानी कि सेल बॉडी, एक्सॉन और ये नर्व एंडिंग्स क्या है, बिल्कुल बेसिक सी बात बताई आपको। ठीक है, अब जरा आप देखिए कि असल में यह थोड़ा डिटेल्ड स्ट्रक्चर कैसा होता है। वो होता है ऐसा, ये आपका एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। देखो दूसरे न्यूरॉन की सेल बॉडी है, जैसे ये सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी है। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कैसे कनेक्ट होता है, वो चीज मैंने आपको यहां पर दिखाई है। कैसे कनेक्ट होता है? देखो डेंड्राइट्स है, मैंने कहा था डेंड्राइट इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। ठीक है, हाँ जी, डेंस न्यूक्लियस है, ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो डेंड्राइट्स के पास इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा। डेंड्राइट्स जो है इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कहां से ले जाएंगे? ये इस तरह से होते हुए ले जाएंगे, और नर्व एंडिंग से फिर सिग्नल कहां पे पहुंच जाएगा? दूसरे सेल के डेंड्राइट पर, यानी दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे आ जाएगा। यानी कि जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है वो फ्रॉम डेंड्राइट्स टू नर्व एंडिंग की तरफ ट्रांसफर हो रही है इंफॉर्मेशन। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है जो जनरेट किया था किसने, सॉरी, जनरेट किया था किसने? वो जनरेट किया था रिसेप्टर भाई साहब ने। अब वो सिग्नल कुछ भी हो सकता है। मान लो कोई सुई चुभ रहा है, तो उसका जैसे ही सिग्नल जनरेट हुआ तो फौरन वो सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में होकर पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? डेंड्राइट्स जो है वो कैच करेंगे उसको, और डेंड्राइट्स उस सिग्नल को लेते हुए पूरे सेल के अंदर से गुजारकर नर्व एंडिंग तक ले आएंगे। नर्व एंडिंग से क्या होगा? नर्व एंडिंग से सिग्नल पहुंचेगा, ट्रांसफर होगा कहां पे? अगले डेंड्राइट तक, अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट तक। ठीक है, और जो बीच का जो रास्ता है, यानी जो ट्रांसफर होगा सिग्नल, वो किसके थ्रू होगा? वो होगा साइनेप्स के थ्रू। किसके थ्रू होगा? साइनेप्स के थ्रू। साइनेप्स क्या है? साइनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। साइनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, यानी कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जब इलेक्ट्रिकल या यूं कहो सिग्नल जाएगा तो साइनेप्स से गुजर के जाएगा। ठीक है, लेकिन अब एक सवाल यहां पर यह है, देखो एक बात तो ये पूछी जाती है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल का जो डायरेक्शन है वो क्या होता है? तो डायरेक्शन डेंड्राइट से नर्व एंडिंग की तरफ वाला होता है। एक सवाल तो ये पूछा जाता है। दूसरा सवाल ये होता है कि जो आपका न्यूरॉन है, ठीक है, उसके कौन सा पार्ट कहां है? तो वो तो आपको पता है भाई, सेल बॉडी ये रही। डेंड्राइट क्या होते हैं, है ना, ये माइलिन शीट, नोड ऑफ एनवियन। माइलिन शीट क्या है? ये माइलिन शीट ये एक्सॉन के ऊपर होती है, एक्स्ट्रा कवरिंग होती है इसकी, जो क्या करती है? जो हेल्प करती है अच्छे से आपके सिग्नल को पहुंचाने में, यानी कि सिग्नल को बूस्ट करने में हेल्प कर रही है एक तरीके से। और नोड ऑफ रेनवियर जो है, ये वाला हिस्सा कौन सा है? ये माइलिन शीट के बीच का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला जो खाली हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर। बहुत डिटेल्ड में अभी आपको नहीं बता रहा हूं कुछ जानबूझकर, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं। अगर ये बात समझ में आ जाएंगी तो डिटेल अभी हम पढ़ेंगे तो वो और समझ में आ जाएगा अच्छे से। आप बस इन टर्म्स से थोड़ा सा वाकिफ हो जाइए, मेरा मकसद सिर्फ यही है अभी बताना। ठीक है, क्योंकि ये बातें अभी हम और करेंगे। देखो जैसे मैंने अभी ये वाली बात बताई, अब जरा इस डायग्राम में देखो, आपको और अच्छे से ये चीज समझ में आएगी, है ना। इसीलिए मैं आपको बहुत सारे डायग्राम लाया हूं और थोड़ा थोड़ा एडिशन करता हुआ। एक न्यूरॉन ये रहा, दूसरा न्यूरॉन ये रहा। डायरेक्शन ऑफ इंपल्स क्या है? यानी डायरेक्शन ऑफ इंपल्स क्या है? यहां से डेंड्राइट ने कैच किया, और डायरेक्शन ऑफ इंपल्स कहां से गया? ये भाई साहब, ये आ गया हमारा सिग्नल, यानी कि डेंड्राइट से लेकर नर्व एंडिंग तक। ये क्या है? साइनेप्स। तो ये जो जंक्शन है बिटवीन वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, दिस इज कॉल्ड साइनेप्स। ठीक है, अब इसके बीच में क्या कहानी होती है वो अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। क्या होती है कि अभी जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है ये पहले केमिकल इंपल्स में बदलता है, यानी कि केमिकल मैसेंजर बनता है, या केमिकल मैसेंजर की मदद से पहुंचता है कहां? अगले न्यूरॉन तक, अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट तक। कैसे पहुंचता है, कौन हेल्प करता है, बिल्कुल बताएंगे आपको, अभी घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूं धीरे धीरे। ठीक है,
जो इस साइनेप्स से पहले वाला न्यूरॉन है उसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्री मतलब पहले वाला, पोस्ट मतलब बाद वाला। जो इस साइनेप्स के बाद वाला न्यूरॉन है दैट इज कॉल्ड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है बेटे, प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। बात आई समझ में कि नहीं आई? चलो अब जरा देखो आगे की कहानी। अब देखो जरा दोबारा से, देखो ये एक स्ट्रक्चर है किसका? आपका नर्व सेल का, न्यूरॉन का। ठीक है, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? ये डेंड्राइट्स है। ठीक है, डेंड्राइट्स का क्या काम है आपको अब तक तो पता चल गया होगा। डेंड्राइट्स का काम है सिग्नल को रिसीव करना फ्रॉम इट्स प्रीवियस न्यूरॉन। ठीक है, सिग्नल रिसीव किया। सिग्नल रिसीव किसकी फॉर्म में करते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल डेंड्राइट लेगा और उसे पहुंचाएगा कहां? उसे पहुंचाएगा नर्व एंडिंग तक। कहां तक? नर्व एंडिंग तक। और ये सिग्नल कैसे होता हुआ जाएगा? देखो इसका जो रास्ता है वो भी पूछ लिया जाता है एंट्रेंस एग्जाम में। क्या बताओ, सिग्नल सबसे पहले कहां जाएगा? डेंड्राइट में, सेल बॉडी में, एक्सॉन में, या नर्व टर्मिनल में, या फिर नर्व एंडिंग में? है ना, इस सीक्वेंस को आगे पीछे करके पूछ लेते हैं। है ना, ये सवाल बड़ा फेमस है और बड़ी बार पूछा गया है। इनफैक्ट ये सवाल नीट तक में पूछा गया है। सोचो इतना आसान सा सवाल है लेकिन बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये सवाल नीट तक में पूछा गया है। तो जो सीक्वेंस होता है वो क्या होता है? तो आप तो बाकी समझदार बच्चे हैं भाई, नीट तो निकालना ही है आपको इंशाल्लाह, तो ये वाला निकाल लेंगे। ठीक है, चलो डायरेक्शन क्या रहता है ये भी सवाल पूछा जाता है। जो स्ट्रक्चर है इसका न्यूरॉन का, ये एकेडमिक के लिए आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम्स वगैरह उसमें बनाने को आता है। इन सब का फंक्शन आता है। ठीक है, क्या क्या पार्ट्स हमने पढ़े? हमने पढ़ा डेंड्राइट के बारे में। डेंड्राइट एक्वायर करता है इंफॉर्मेशन, यानी कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स को एक्वायर करता है फ्रॉम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, सेल बॉडी क्या है? ये एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स। सेल बॉडी, जो इंफॉर्मेशन आई है डेंड्राइट के पास, तो वो डेंड्राइट से इंफॉर्मेशन जो गुजरेगी वो सेल बॉडी के थ्रू होते हुए गुजरेगी ना, इसका ये काम है। एक्सॉन क्या है? ये लॉन्गेस्ट फाइबर है ऑन द सेल बॉडी। ये जो सेल बॉडी है यही तो बढ़ गई है यहां पर, है ना, यही एक्सटेंड हो गई है, तो यही क्या है? दिस इज एक्सॉन। और एंड में क्या है? एंड में है आपके ये जो स्वेलअप बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, दीज आर कॉल्ड नर्व एंडिंग्स। क्या कहते हैं? नर्व एंडिंग्स। ठीक है, तो आपका डेंड्राइट से नर्व एंडिंग तक डायरेक्शन होता है नर्व इंपल्स का। सही है, जो आपका मैसेज पहुंचता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ओके, चलो इसे एक एक्सॉन कहते हैं। ठीक है भाई, इट ट्रांसमिट्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट टू नेक्स्ट न्यूरॉन। यही तो मैंने बताया, क्या काम है इसका? ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स को एक डेंड्राइट से लेता है, सेल बॉडी में देता है, सेल बॉडी से एक्सॉन से होते हुए कहां जाएगी? नर्व एंडिंग, और नर्व एंडिंग से फिर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में जाएगा सिग्नल। ठीक है, फिर उसके बाद यही कहानी चलेगी, यानी जो भी इनका रास्ता है वो पूरा का पूरा इसी तरह से तय होगा। और ये चीज जो होगी बेटा ये बिल्कुल मिली सेकेंड्स के अंदर होगी। ठीक है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आपका जो रिफ्लेक्स एक्शन है तब आपको समझ में आएगा कि ये जो चीज हो रही है ये कैसे हो रही है और कितना कितना जल्दी हो रही है। ठीक है, अभी बस आपको एक आइडिया में दे रहा हूं कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। अच्छा, साइनेप्स मैंने आपको क्या बताया? साइनेप्स क्या होता है? इट इज द गैप between the nerve ending of one neuron and dendrite of the other neuron. Gap, junction between one neuron to another neuron. एक न्यूरॉन दूसरा न्यूरॉन, दोनों के बीच का जो छोटा सा गैप, मिले हुए नहीं होंगे कभी भी, ये ध्यान रखिएगा। बीच में एक केमिकल मैसेंजर होता है जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। एक केमिकल फील्ड होता है बीच में। अब उस केमिकल का क्या काम है? उसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जिनका काम यह है कि एक न्यूरॉन से उठाएगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स या उसकी इंफॉर्मेशन को, अब उसको उस केमिकल में होते हुए ले जाएगा कहां पे? दूसरे न्यूरॉन तक। उसका काम यही है बस। और वो न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है? ये सवाल आपका नीट तक में पूछा जाता है और एएमयू वालों का तो फेवरेट सवाल है। वो कौन है? दैट इज एसिटाइल कोलिन। ठीक है, ये आपका इकलौते भाई साहब हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है और यही पूछे जाते हैं। इसके अलावा दूसरा नहीं पूछा जाता, आज तक तो कभी पूछा नहीं गया और ना पूछेंगे। ठीक है, एसिटाइल कोलिन क्या है? ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है। क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर। यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर कौन होता है? जो सिग्नल को ट्रांसमिट कराता है, यानी इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट होगा केमिकल सिग्नल में साइनेप्स के अंदर। जब साइनेप्स से होकर गुजर जाएगा वो तो दोबारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा, वो तब आगे बढ़ेगा। फिर जब दोबारा अगला साइनेप्स आएगा फिर वो केमिकल में वो होगा, क्या कहते हैं, कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यही कहानी चलेगी। अब कन्वर्ट कौन कराएगा? वो न्यूरोट्रांसमीटर। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? एसिटाइल कोलिन। ठीक है, लो स्टार बना दिया। देखो वही बात लिखी है यहाँ पे, हेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल।
इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। ठीक है, अब बात समझ में आ गई क्यों मैंने यहां पे लिखी है, क्या बात लिखी है, एग्जैक्टली क्या बात कही जा रही है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, समझ में आ गई। तो चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी क्या है। ये देखो, ये डायग्राम देखो जरा। ये देखिए, आपको कुछ समझ में आ रहा है जो मैंने समझाया अभी? बिल्कुल वही चीज चल रही है, वही डायग्राम है। कैसे हो रहा है आपको समझ में आ रहा है? क्या हो रहा है, एक्सॉन ऑफ प्रीवियस न्यूरॉन। ठीक है, इससे पहले का न्यूरॉन है कोई, यहां से सिग्नल आया, ये क्या है, साइनेप्स। देखो इस डायग्राम में तो जुड़ा हुआ दिखा दिया है, जुड़ा हुआ कभी नहीं होता है। ठीक है, आप अगर जूम करोगे तो थोड़ा सा गैप होगा इसमें। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है दिस इज कॉल्ड साइनेप्स, ये जो जंक्शन है बिटवीन वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां से होते हुए कैसे जाएगा, इस तरह से जा रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फिर दोबारा यहां पे साइनेप्स पर आ गया। यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां रहेगा और साइनेप्स में जब आएगा तो वो किस में बदल जाएगा, केमिकल सिग्नल में। ठीक है, फिर दोबारा जब अगले डेंड्राइट पर आ जाएगा फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में होते हुए निकल जाएगा आगे। तो ये कहानी थी जो आपको बताई गई और जो कि यहां पर आपको शो हो रही है इस डायग्राम में। ठीक है, अब थोड़ा सा इस बात को डिटेल में देखो कि असल में हो क्या रहा है। ये देखो जी, ये है आपका एनसीईआरटी का डायग्राम, है ना, इसमें आपको इसी तरह से बना हुआ है। तो ये क्या है जरा देखो, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपको पढ़ना था मैं आपको पढ़ा चुका, अब बस दिखा रहा हूं कि एग्जैक्टली है क्या जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है। जो मैंने आपको सिंपलीफाई करके बात बताई है वो कैसे लिखी हुई है एनसीईआरटी में, बस उसको सुन लो। साइनेप्स क्या होता है, क्या बला है, आप जान चुके हैं। ये क्या है, ये एक नर्व एंडिंग है, एक है ये, है ना, एक्सॉन है ये पूरा, एक एक्सॉन है ना, जैसे हमने देखा था ना, ये मैं एक्सॉन बना रहा हूं, उसके पीछे नर्व एंडिंग्स थी, है ना, नर्व एंडिंग इस तरह से। तो ये जो एक नर्व एंडिंग है ये उसको दिखाया गया है यहाँ पे, ये उसको जूम करके दिखाया गया है। ठीक है, यानी कि साइनेप्स को दिखाया गया है। तो देखिए जरा क्या होता है इसमें, द साइनेप्स इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द एक्सॉन। ठीक है, कॉन्टेक्ट पॉइंट है, जंक्शन है बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ठीक है, चलिए ये क्या है, ये डेंड्राइट है अगले किसका, देखो डेंड्राइट है किसका, नेक्स्ट न्यूरॉन का, जिसको मैं नाम देता हूं N2। ये क्या है, ये नर्व एंडिंग है N1, प्रीवियस न्यूरॉन की नर्व एंडिंग और अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट, ये दोनों जहां पर मिलते हैं, यानी कि जो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड साइनेप्स, यानी जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। अब यहां हो क्या रहा है, यहां बेटा हो ये रहा है कि जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहां पे आ रहा है तो देखो यहां पर ये जो बबल लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, यहां पे न्यूरोट्रांसमीटर है इसके अंदर। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, यानी कि ये जो वेसिकल्स हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स, जैसे ही इस सिग्नल को डिटेक्ट करेंगी तो ये फट जाएंगी और इनके अंदर से निकलेगा न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि इस केमिकल के थ्रू होते हुए कौन सेंस करेगा उसको सेंस करेगा आपका डेंड्राइट, अगले न्यूरॉन वाला। डेंड्राइट ने जैसे ही इसको सेंस किया फौरन कन्वर्ट कर दिया किसमें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की जो इंफॉर्मेशन यहां थी वही सेम इंफॉर्मेशन पहले केमिकल में चेंज हुई, फिर दोबारा केमिकल से इलेक्ट्रिकल में चेंज हुई, फिर आगे बढ़ गई। और ये आपका हर साइनेप्स पे काम होगा। ठीक है, यही तो बता रहा था। Axon terminals of neuron and the dendrites of another neuron are separated by a fine gap that is synaptic cleft or synapse. Synapse को हम synaptic cleft भी कहते हैं। ठीक है, synaptic gap. The nerve impulse is sent across synaptic cleft with the help of the neurotransmitter called acetylcholine. ये बताया मैंने अभी, एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, ये एक जनरल केमिकल है। न्यूरोट्रांसमीटर कोई सा भी केमिकल हो सकता है जो आपका न्यूरॉन से जो मैसेज आ रहा है उसको ट्रांसमिट कराने में हेल्प कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प कर रहा है। तो वो असल में, और आपको जो पढ़ना है वो कौन सा है स्पेशली केमिकल, दैट इज एसिटाइलकोलिन। याद रखना है आपको, ये सवाल पूछा जाएगा, लिख के ले लो। अभी नहीं तो बाद में नीट में पूछेंगे, पूछते हैं भाई साहब। ठीक है, चलो ये बात आपके आ गई समझ में। और आज की क्लास की जो आखिरी बात थी वो यही थी। ठीक है, ये डायग्राम थोड़ा सा डिटेल्ड है और ये थोड़ा सा सिंपलीफाई फॉर्म में मैंने आपको बना के दिखाया है यहां पर कि ये डायग्राम क्या कह रहा है, जो मैंने आपको समझाया। देखो ये एक दूसरा न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन, इसके बीच में क्या है, जैसे साइनेप्स, साइनेप्स को इन्होंने क्या कर दिया, जूम कर दिया। तो साइनेप्स में यहाँ पे हो क्या रहा है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, यहां से सिग्नल आया, तो जैसे ही सेंस किया इसने साइनेप्टिक वेसिकल्स ने, फौरन क्या छोड़ दिया, न्यूरोट्रांसमीटर छोड़ दिया। न्यूरोट्रांसमीटर कहां आ गया, ये क्या है, दिस इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ये जो जगह है खाली,
क्या है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब यहां पर क्या लगे हुए हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं, डेंड्राइट के ऊपर क्या है, आयन चैनल्स हैं, रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, ये इसको रिसीव करेंगे इंफॉर्मेशन को और यहां से दोबारा आपका जनरेट होगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल और आगे बढ़ जाएगी कहानी। ठीक है, तो यही तो है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन ईयर, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन ईयर, बीच की कहानी आपकी ये चल रही। सही है, तो इस तरह से सिग्नल ट्रांसमिट होता है, मैसेज पहुंचता है आपकी बॉडी कि किसी पार्ट से आपके ब्रेन तक या आपके ब्रेन के या स्पाइनल कॉर्ड के किसी पार्ट से आपकी बॉडी तक। समझ गए, तो ये कहानी आपकी चलती है। और आज की क्लास में मैं समझता हूं इतना बहुत है, आप समझ गए होंगे कि हम क्या आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, डिजी क्लासेस किस तरह से पढ़ाता है, कितने जज्बे से पढ़ाता है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो बेटा जो डिजी क्लासेस है वो आपके लिए ही है। मैं दोबारा बता दूं कि जो 11th क्लास का जो हमारा पूरे साल का जो फीस है, पूरे साल का जो 1 ईयर प्रोग्राम है, उसकी जो फीस है कितनी है, 3111, जिसमें हम आपको क्रैश कोर्स भी देंगे जो 1111 का है, जो कि लाइव क्लासेस होंगी। उसमें 9th क्लास का अगर कोई आपका भाई बहन है, 6th क्लास का कोई भाई बहन है जिसे ज्वाइन करनी है AMU जामिया के लिए, तो बिल्कुल 2999 में एक साल का जो कोर्स है वो 2999 का है 9th क्लास का, 6th क्लास का 2666 और उसके साथ क्रैश कोर्सेज जो कि 999 और 666 वाले हैं वो भी आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो डिजी क्लासेस क्या है और क्यों है ये आपको आइडिया हो गया। ठीक है, तो आपसे हम लेते हैं विदा, आपसे मुलाकात होगी अब ब्रेक के बाद क्लास में। डिजी क्लासेस में कोई भी डाउट है आपको, कोई भी बात है जो पूछनी है, तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर कहां है, वो ये रहा स्क्रीन पर आपकी। व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, डिजी क्लासेस को ज्वाइन करिए। जो हमारा एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पर है, उसको डाउनलोड करिए और वहां से हमें ज्वाइन करिए और हमसे मुलाकात करिए क्लास में और अपनी बहुत शानदार रैंक लेकर आइए AMU जामिया BHU जहां दिल करे वहां। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय।